हेलो एवरीवन, आप सभी का संगीताज एकेडमी में स्वागत है। और आज के सेशन में हम सॉल्व करेंगे 10 प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो कि सीटेड साइंस पेपर 2 में पूछे गए हैं। आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस आपके कितने सही बने। और अगर आपको थोड़ा सा गाना बजाने की आवाज़ आ रही है तो नॉइस के लिए मेरी तरफ से सॉरी है, क्योंकि हमारे घर के सामने ही एक मेला लगा है तो वहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट होती है तो वो चल रहा है, जिस वजह से शायद आपको नॉइस सुनाई दे। और आशा करती हूँ कि आपको आज का सेशन पसंद आएगा। आप यहाँ से अच्छी तरीके से जो नए नए कॉन्सेप्ट्स हैं वो सीख कर भी जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर हमसे पूछा गया है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स कैन नॉट बी यूज। सो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स जो होती है उसको हम इन चारों ऑप्शंस में से कहाँ पे उसका यूज नहीं होता है। इन फिजियोथेरेपिक ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंट पेन्स, आर्थराइटिस। सो जॉइंट पेन्स और आर्थराइटिस में जो फिजियोथेरेपी की जाती है तो वहाँ पे अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स का इस्तेमाल होता है। ठीक है। स्टेरिलाइजेशन ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, तो जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको स्टेरिलाइज करने के लिए वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल होता है। एस्टिमेटिंग द डेप्थ ऑफ ओशन, सो जो ओशन है वो कितना गहरा है उसका पता लगाने के लिए भी हम अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स का इस्तेमाल करते हैं। ये जो हमने पढ़ा है ना सोनार, तो उसका इस्तेमाल होता है यहाँ पर। टेस्टिंग द फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन ईयर, तो यहाँ पर हम अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं और हमको कैन नॉट बी यूज बताया था, तो हम इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। जो लर्नर्स हिंदी में परीक्षा देते हैं, मतलब जिन्होंने साइंस के टॉपिक्स हिंदी में पढ़े हैं, उनके लिए यहाँ पर हिंदी में भी प्रश्न दिया गया है। आप एक बार प्रश्न पढ़ लीजिए, उसके ऑप्शंस देख लीजिए और देखिए कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर 4 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। यहाँ पर हमसे कहा गया है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। सो हमको असर्शन और रीजन के फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया है, तो पढ़कर हमको बताना है कि आउट ऑफ ऑप्शन 1 2 3 4 कौन सा सही है। तो असर्शन कह रहा है इट इज ईजी टू स्लाइड अ लाइटर ऑब्जेक्ट देन अ हैवियर ऑब्जेक्ट। तो कह रहे हैं कि जो हल्की वस्तु होती है उसको धकेल कर ले जाना आसान होता है एज कंपेयर टू जो वस्तु भारी होती है। तो ये बात तो सही है। ठीक है। फ्रिक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो रीजन में बताया गया है कि जो फ्रिक्शन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट के, यानी कि ऑब्जेक्ट का मास जितना बढ़ेगा फ्रिक्शनल फोर्स कम होगा। तो ये बात गलत है, क्योंकि जो फ्रिक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो उस हिसाब से इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या है, वो होगा ऑप्शन नंबर 3, जहां पर जो असर्शन है वो सही है बट जो रीजन है वो गलत है। ठीक है। सो हिंदी में भी ये प्रश्न मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ, आप एक बार पढ़ के देख लीजिए कि आपका भी आंसर ऑप्शन नंबर 3 बन रहा है कि नहीं। ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और यहाँ पर हमसे कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज लाइकली टू हैव द लीस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब चारों जो जगह यहाँ पर दी गई है, चेन्नई, लेह, कोटा, शिमला, इनमें से कहाँ पर सबसे कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो हम जानते हैं कि जितना हम ऊंचाई की ओर जाते हैं, मतलब हाई ऑल्टीट्यूड में क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होती है। तो चेन्नई तो एकदम नीचे है। ठीक है। कोटा और शिमला ये हिली एरियाज है, बट यहाँ पर ये जो लेह है ये सबसे ऊंचाई पर है, ये जो जगह है। ठीक है। तो जितना हम ऊंचाई पे जाते हैं उतना ही क्या होगा, ये जो एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो घटता जाएगा। सो आउट ऑफ चेन्नई, लेह, कोटा एंड शिमला जो सही उत्तर होगा वो होगा लेह, इसका सही आंसर होगा। ठीक है। तो आप लोग एक बार देख लीजिए हिंदी में भी इस प्रश्न को। ठीक है। आगे बढ़ते। कोटा हिली एरिया नहीं है शायद, बट लेह के नीचे आता है कोटा और शिमला, और चेन्नई तो बिल्कुल ही नीचे है। तो सबसे ऊपर कौन सा जगह है, वो है लेह, और जितना हम ऊंचाई पे जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटती रहती है। तो हमको यहाँ पर लीस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर ढूंढने के लिए कहा गया था, तो सबसे कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेह में ही होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर हमसे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। सो आउट ऑफ ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो बारी बारी से पढ़ लिया जाए। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कह रहे हैं कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जैसे कि फ्रॉग्स में होता है। फ्रॉग्स में क्या होता है, जो फीमेल फ्रॉग है वो पानी में अंडे छोड़ देती है और जो मेल फ्रॉग है वो पानी में ही स्पर्म को रिलीज कर देता है।
फिर स्पर्म और एग का फ्यूजन होता है और वहाँ से जाइगोट बनता है। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, बॉडी के बाहर एग और स्पर्म का फ्यूजन हो रहा है और आगे चलकर वो जाइगोट में बदल रहा है। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो है नहीं, तो ये क्रॉस हो गया, ठीक है। ऑल प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर एज एनिमल्स बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये बात भी गलत है, क्योंकि प्लांट्स एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस तो करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो हमने पढ़ा है, बट सेक्सुअली भी वो रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जहाँ पर जो फ्लावर्स के मेल और फीमेल पार्ट है वो जो मेल और फीमेल गैमेट्स बनाते हैं, तो उनके फ्यूजन से जो हमको मिलता है, जो भी हमको मिलता है, जो जाइगोट बनता है, ठीक है, और फिर जो एंडोस्पर्म बनता है, तो वो क्या है, वो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और कुछ कुछ एनिमल्स एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि बाइनरी फिशन हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने देख लिया रीजनरेशन, देख लिया बडिंग देख ली, बट वो सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं, तो ये कथन गलत है। इन ऑल विविपेरस ऑर्गेनिजम्स एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। विविपेरस ऑर्गेनिज्म मतलब क्या, जो बच्चे पैदा करते हैं, मतलब वो अंडे नहीं देते हैं, ठीक है, वो बच्चे डायरेक्टली पैदा करते हैं। तो कह रहे हैं कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स में जो बच्चे पैदा करते हैं उनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, तो ये बात गलत है। विविपेरस ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस अनफर्टिलाइज्ड एग्स, ये बात सही है कि जो बच्चे पैदा करते हैं तो उनका जो मेल और फीमेल होता है, फीमेल क्या करती है, वो अनफर्टिलाइज्ड एग्स प्रोड्यूस करती है, और जो मेल्स है वो स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। फिर जब स्पर्म्स फीमेल की रिप्रोडक्टिव पार्ट में एंटर करते हैं और वहाँ पर अनफर्टिलाइज्ड एग्स जो होते हैं या एग होता है, ठीक है, उसके साथ जब स्पर्म का फ्यूजन होता है तो वहाँ से फिर वो जाइगोट बनते हैं। तो ये जो बात है ये सही है और हमको सही स्टेटमेंट ढूंढना था, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। आप लोग हिंदी में भी इस प्रश्न को पढ़कर देखिएगा कि आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमसे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज बेस्ट सूटेड टू मेक अ कॉइल, यानी कि हीटिंग एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल हीटर। सो इलेक्ट्रिकल हीटर तो आपने देखा ही होगा, ठीक है, तो उसमें ऐसे कॉइल होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, हीटिंग एलिमेंट कहते हैं। तो एक्चुअली इलेक्ट्रिक हीटर का काम क्या है, तो उस पर हम बहुत लोग खाना भी पकाया करते थे, ठीक है, और फिर क्या होता है कि वो हीट प्रोड्यूस करता है। साथ ही साथ क्या होता है, ये जो कॉइल होता है इससे जब इलेक्ट्रिसिटी, मतलब एक इलेक्ट्रिक सर्किट से कनेक्टेड रहता है ना ये कॉइल, तो जब करंट पास करती है तो हम जानते हैं ना हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट होता है, तो हीट प्रोड्यूस होता है, जिसके वजह से जो एलिमेंट है, जो हीटिंग एलिमेंट है, वो रेड हॉट हो जाती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक हीटर का जो काम होता है उस पर्पस को वो सर्व करता है। अब आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि एक रिलेशन है, वो क्या है, हीट प्रोड्यूस्ड इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। यहाँ पर आर जो है वो रेजिस्टेंस है, आई करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है, टी है टाइम। सो जो हीट प्रोडक्शन होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, ठीक है। तो जितना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा या जितना रेजिस्टिविटी भी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, ठीक है, और जितना ज़्यादा करंट पास करेगा उतना ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। और एक चीज़ जो है कि ये जो कॉइल है इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी ज़्यादा होनी चाहिए, वरना क्या होगा कि जब ये एलिमेंट रेड हॉट बन जाएगा और अगर इसकी मेल्टिंग पॉइंट कम हुई तो ये पिघल जाएगा, और पिघल जाने से क्या होगा कि जो सर्किट है वो ब्रेक कर जाएगा, करंट का फ्लो रुक जाएगा, और फिर जिस कारण से हम इलेक्ट्रिक हीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं वो कारण वो सर्व नहीं करेगा। तो यहाँ से हमको क्या पता चला कि जो कॉइल होता है इलेक्ट्रिक हीटर का, यानी कि जो हीटिंग एलिमेंट होता है, उसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो हाई होनी चाहिए और जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी हाई होनी चाहिए। तो कौन सा मटेरियल है जिसमें दोनों ही हाई दिया गया है, तो वो है Z वाला मटेरियल। तो जो Z मटेरियल है उसका हम इस्तेमाल करेंगे ताकि हम इलेक्ट्रिक हीटर का जो कॉइल है उसको बना सकें, ठीक है। सो हिंदी वाले जितने भी लर्नर्स हैं आप एक बार इस प्रश्न को पढ़ लीजिए और देखिए कि आपका भी आंसर ऑप्शन नंबर 4 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमसे असर्शन रीजन के फॉर्म में अगेन एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो 6th क्वेश्चन में असर्शन कह रहा है द मसल सेल्स आर लॉन्ग एंड थिन इन शेप। तो ये बात तो सही है कि जो मसल सेल्स होते हैं वो लंबे भी होते हैं एज वेल एज थिन भी होते हैं, ठीक है। रीजन में कहा गया है दिस हेल्प्स इन एक्सपैंडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग। तो हम जानते हैं कि जो मसल सेल्स होते हैं उनका एक खूबी क्या है कि वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं।
तो यहाँ पर जो रीजन और असर्शन है दोनों ही सही है, और जो रीजन है वो जस्टिफाई भी कर रहा है असर्शन को, तो उस वजह से इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। क्योंकि वो लंबे हैं और पतले हैं यानी कि थिन है, उस वजह से क्या होता है वो प्रॉपरली एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो 1 इसका सही उत्तर होगा। आप लोग हिंदी में भी इस प्रश्न को एक बार पढ़ के देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। यहाँ पर हमसे कहा गया है द डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज ऑन अ प्लेन मिरर इज 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम तो एक प्लेन मिरर बना लेते हैं। तो ये गया प्लेन मिरर, ये जो स्लैश स्लैश मैंने बनाया ये बैक साइड ऑफ द मिरर है, तो ये एक मिरर है M। अब बोल रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है और उसकी जो इमेज है वो कुछ ऐसी जगह पे बन रही है, तो आई ये है। ठीक है, O फॉर ऑब्जेक्ट, I फॉर इमेज। तो कह रहे हैं कि जो प्लेन मिरर में इमेज बन रही है, इमेज की दूरी ऑब्जेक्ट से कितनी दूर बताई गई है, वो बताई गई है 10 सेंटीमीटर। तो हम क्या जानते हैं कि प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पे होता है उतनी ही दूरी पे उसका इमेज बनता है। तो अगर ऑब्जेक्ट और इमेज की दूरी 10 सेंटीमीटर है तो मिरर से ऑब्जेक्ट की दूरी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, और मिरर से इमेज की दूरी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या कहा गया है, द ऑब्जेक्ट इज मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स मिरर बाय 2 सेंटीमीटर। तो अभी क्या हो गया कि 5 सेंटीमीटर से ये 2 सेंटीमीटर पर यहाँ पे आ गया, तो अभी ऑब्जेक्ट इस जगह पे है O डैश, तो इमेज जो होगा वो यहाँ पे बनेगा I डैश। ठीक है, सो ये था 2 सेंटीमीटर, आगे आ गया और अभी ये बन गया 3 सेंटीमीटर, तो ये भी 3 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक का हो गया 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड इमेज नाउ। तो मिरर से I डैश की दूरी कितनी है, वो है 3 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दी गई है। ठीक है, जगह कम थी तो मैंने जितना हो सका ड्रॉ करने की कोशिश की है। आई होप कि आपको ये क्लियरली विजिबल हो रहा होगा जो मैंने लिखा है। हिंदी में भी ये प्रश्न दिया गया है, आप देख लीजिएगा कि इसका उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 2 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमसे पूछा गया है 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स आर प्लेस्ड इन अ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन अ बीकर। सो एक बीकर में कॉपर सल्फेट सोल्यूशन रखा गया है और उसमें हमने 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स डाले हुए हैं। The electrodes are connected to a battery and electric current is allowed to pass. So इन electrodes के साथ हमने बैटरी को कनेक्ट कर दिया है और इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ कर रहे हैं पास करने के लिए। Which of the following observations will take place after few minutes? So ये जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन होगा इसमें क्या होगा, कॉपर सल्फेट का जो है वो फॉर्मूला क्या है, CuSO4 है ना, तो ये स्प्लिट कर जाएगा जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी, तो ये Cu+2 और SO4 -2, इसमें ये डिसोशिएट हो जाएगी। तो अब क्या होगा, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस बताए गए हैं, तो उनमें से कौन सा सही उत्तर होगा वो हमको चुनना है। तो कह रहे हैं बबल्स आर फॉर्म्ड एट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, जिसको हम एनोड भी कहते हैं, तो ये तो होगा ही कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में बबल्स का फॉर्मेशन होगा। दूसरा कह रहे हैं कॉपर इज डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड, यानी कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड में कॉपर का डिपोजिशन होगा। तो ऑब्वियसली कॉपर क्या है, +2 है, ठीक है, वो पॉजिटिव आयन है, तो वो कहाँ अट्रैक्ट करेगा, वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर अट्रैक्टेड होगा, यानी कि कैथोड पे अट्रैक्टेड होगा। तो A और B तो सही है। बबल्स आर फॉर्म्ड एट कैथोड, ये गलत है। कॉपर इज डिपॉजिटेड एट एनोड, ये बात भी गलत है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, बोथ ऑप्शन A एंड B। तो बोथ A एंड B जहाँ पर दिया हुआ है वो इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो हिंदी में भी ये प्रश्न दिया हुआ है, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पर हमसे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग थंडरस्टॉर्म्स। सो थंडरस्टॉर्म्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है उसको हमें चुनना है। तो पहला वाला स्टेटमेंट कह रहा है क्या, थंडरस्टॉर्म्स यूजुअली टेक्स प्लेस इन हॉट एंड ह्यूमिड एरियाज। ये बात सही है कि जो थंडरस्टॉर्म्स होते हैं वो हॉट एंड ह्यूमिड एरिया में होते हैं ज़्यादातर। इन thunderstorms rains are accompanied by high speed winds and lightning। तो बिजली का कड़कना, फिर तेज स्पीड में चलने वाली हवाएं, ठीक है, साथ ही साथ बारिश, ये तभी होता है जब थंडरस्टॉर्म्स होते हैं। ठीक है, थंडरस्टॉर्म्स कैन बिकम साइक्लोन्स, तो ये बात भी सही है कि ये जो थंडरस्टॉर्म्स है आगे चलकर साइक्लोन्स का भी रूप ले लेती है।
फोर्थ कह रहा है द स्पीड ऑफ विंड्स इन थंडरस्टॉर्म इज मोर देन दैट इन साइक्लोन्स। तो ये तथ्य गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि साइक्लोन्स में जो स्पीड ऑफ विंड है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, तो हमको जो गलत स्टेटमेंट है उसको चुनना था अबाउट थंडरस्टॉर्म्स। तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। हिंदी में ये रहा आपके लिए प्रश्न, और देखिए आपका भी आंसर ऑप्शन नंबर 4 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर हमसे कहा गया है चूज द करेक्ट सेट ऑफ ऑप्शन। सो आउट ऑफ ऑप्शन 1 2 3 4 हमको सही जो ऑप्शन है उसका चुनाव करना है। यहाँ पर हमको ABC बताया गया है, तो ABC एक्चुअली है क्या उसको हमको समझना है। तो ए वाले में कहा गया है रीजन्स दैट आर जियोलॉजिकली मोर प्रोन टू अर्थक्वेक्स, मतलब ऐसी रीजन जो कि जहाँ पर ज़्यादा अर्थक्वेक होने की संभावना है या जहाँ पर होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सिस्मिक जोन। ठीक है, द पॉइंट वेयर सिस्मिक वेव्स ओरिजिनेट, तो कह रहे हैं कि जहाँ पर जो सिस्मिक वेव्स है वो ओरिजिनेट करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सिस्मिक फोकस। द पॉइंट वर्टिकली अबव द ओरिजिन ऑफ सिस्मिक वेव, तो कह रहे हैं कि सपोज यहाँ पर जो सिस्मिक वेव्स है वो क्रिएट हो रही है, तो ठीक इसके वर्टिकली ऊपर जो रीजन है वो क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है एपिसेंटर। तो ये हो जाएगा एपिसेंटर। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही है, A, B एंड C रेस्पेक्टिवली आर। तो A हमारा आया था सिस्मिक जोन, फिर B था सिस्मिक फोकस और C था एपिसेंटर, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। तो ये इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। हिंदी में ये रहा आपके लिए प्रश्न, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। इसी के साथ मेरा आज का प्रैक्टिस सेट यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको इन 10 क्वेश्चन से जो भी कॉन्सेप्ट्स नए नए आपको पता चले उससे आपकी हेल्प होगी एग्जाम में। आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन सीटेड साइंस पेपर 2 में पूछे जाते हैं। अगर आपको मेरा आज का सेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, मेरे चैनल सनीताज अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके रखिए। ऐसे ही प्रैक्टिस सेट के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।